है। तो आपको ये जो जनवरी 2024 का जो करंट अफेयर है, इसमें कंटेंट जो मिलेगा आपको नवंबर महीना का मिलेगा। किस महीना का मिलेगा? नवंबर महीना का। और क्योंकि आपका एग्ज़ाम 17 दिसंबर को हो रहा है दरोगा का, तो हो सकता है कि इससे भी सवाल आ सकता है। ठीक है, चलिए इसीलिए करके जो इसमें इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग पहले कर लेते हैं। चलिए हम लोग ये जनवरी का पहला करंट अफेयर देख लेते हैं कि नवंबर 2023 में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री हिपकिंस को हराकर नेशनल पार्टी से न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गए? क्रिस्टोफर लक्सन बन गए। कौन बन गए? क्रिस्टोफर लक्सन बन गए। आपको शायद पहले अक्टूबर या अक्टूबर में, शायद सितंबर अक्टूबर में लिखाए हुए थे कि न्यूजीलैंड क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? हिपकिंस था। कौन था? हिपकिंस था। और शायद न्यूजीलैंड का ही बताए थे कि न्यूजीलैंड जो है ना, ये नरेंद्र मोदी को क्या दिया था? सर्वोच्च सम्मान भी दिया था, ये बताए भी थे। तो उस समय हम लोग किंग्स लिखा, हिप किंग्स जो है सो लिखाए थे। और अभी जो है ना इसको हरा दिया। देखिए पूछा जाएगा हिप किंग्स किस पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो क्या बोलेंगे? लेबर पार्टी से। किस पार्टी से? लेबर पार्टी। सत्तारूढ़ का मतलब ये हो गया कि उस समय वो सत्ता में था। ठीक है, अब इसको हरा करके नेशनल पार्टी का जो है वो न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री बन चुका है। कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन बन चुका है? क्रिस्टोफर लक्सन। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये नेशनल पार्टी का है, नेशनल का ये बोर्ड लगा हुआ है और यही है क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है ये? क्रिस्टोफर लक्सन। किसको जो है सो किसके स्थान पर ये बना है? हिप किंग्स के स्थान पे बना है। याद रखिए कहाँ का बना है? न्यूजीलैंड का। कहाँ का बना है? न्यूजीलैंड का। और न्यूजीलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ है, तो क्या बोलेंगे? न्यूजीलैंड की राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कीवी। राष्ट्रीय पक्षी कीवी। और राजधानी? बताइए, न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं याद है? वाह, बहुत बढ़िया। जबकि क्रिकेटर सब बहुत देखते रखता है। कहाँ है न्यूजीलैंड की राजधानी? वेलिंगटन। चलिए ठीक है, यही सब याद रहता है। बताइए। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह याद रखना है, जैसे आप लोग जवाब अभी दे रहे हैं ना, इसी तरह बहादुरी के साथ जवाब देना है। इसी तरह देखिएगा, सरकार आपको चुन लेगी। वो तो नीतीश कुमार को पता नहीं, इतना विद्वान यहाँ बैठा हुआ है, नहीं तो कब का चुन लिया होता। तो चलिए नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जो बन गए हैं, कौन बने हैं? जेवियर विलेई बने। कौन बने? जेवियर विलेई बने हैं। जो इससे पूर्व जो है ना किस राष्ट्रपति के स्थान पर आए हैं? ये एल्बर्टो फर्नांडिस। किसके स्थान पर बने हैं? एल्बर्टो फर्नांडिस। मतलब पहले जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे वो थे एल्बर्टो फर्नांडिस थे। अब जो नए राष्ट्रपति बन गए जेवियर विलेई बन गए। कौन बन गए? जेवियर विलेई। यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर मिलेई बन चुके हैं। मिलेई होगा, मिलेई, विलेई नहीं, जेवियर मिलेई हो चुका है। अब देखिए अर्जेंटीना की बात है, तो अर्जेंटीना बताइए किस महादेश में है? अर्जेंटीना किस महादेश में है? अर्जेंटीना जो है ना ये दक्षिणी अमेरिका, किस में है? दक्षिणी अमेरिका महादेश में। याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका याद रखिएगा अर्जेंटीना। ठीक है, और अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ है? व्यूनस आयर्स। कहाँ है? व्यूनस आयर्स। कहाँ है? व्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। इसकी राजधानी है किसका? किसकी राजधानी है? अर्जेंटीना की। और अर्जेंटीना में ना एक घास का मैदान पाया जाता है, जैसे क्या कहते हैं? पंपास कहा जाता है। क्या कहता है? छोटे छोटे अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। अल्फा अल्फा, कौन सी घास? अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, छोटी छोटी घास होती है। इसे क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। क्या कहता है? अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। ठीक है, इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए इतना पॉइंट्स ध्यान में रखना है। और इसके जो राष्ट्रपति नए बन चुके हैं जेवियर मिलेई बन चुके हैं। ठीक है, इतना बात हम लोग को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउड़ा रेल लिंक सहित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी एवं शेख हसीना के द्वारा किया गया।
इस परियोजना के तहत 12.24 किलोमीटर का रेल मार्ग बनेगा, जिसमें 6.78 किलोमीटर का बांग्लादेश में तथा 5.46 किलोमीटर त्रिपुरा में रेल लाइन होगा। और इससे त्रिपुरा एवं कोलकाता की दूरी 10 घंटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझिएगा, देखिए इधर हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है, और इधर हो गया आपका बांग्लादेश, और इधर हो गया आपका कोलकाता, ठीक है। अब इधर से अगर जाएगी तो स्वाभाविक बात है कि पहले इधर से घूम करके जाते थे हम लोग कलकत्ता, ठीक है। अब जाएंगे, ऐसे चला जाएंगे तो क्या होगा, नज़दीक पड़ जाएगा, 10 घंटा इसका कम पड़ गया। अब पूछा जाएगा कौन सा परियोजना है, तो देखिए अगरतला अखाउड़ा रेल, कौन है, अगरतला अखाउड़ा, माने अगरतला जो है त्रिपुरा से, अगरतला कहाँ पड़ता है, त्रिपुरा में, और यहाँ से बांग्लादेश का जो जगह है जिसका नाम है अखाउड़ा रेल। तो ये अखाउड़ा जो रेलवे स्टेशन है ना, यहाँ तक दोनों को क्या कर दिया गया, अगरतला से अखाउड़ा तक जोड़ दिया गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ 3 योजनाओं का और शुरुआत किया गया है। और ये जो रेल लिंक बना है ना, इसकी लंबाई टोटल कितना है, 12.24, 12 दूना 24, इतना किलोमीटर याद रखेंगे, जिसमें 6.78 किलोमीटर जो है ये जो रेल की लंबाई होगी बांग्लादेश में होगी, अखाउड़ा में होगी, जबकि त्रिपुरा में कितना होगा, 5.46 होगा, 5.46 लगभग होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, कलकत्ता की दूरी 10 किलोमीटर क्या हो जाएगी, 10 घंटा की रास्ता क्या हो जाएगा, 10 घंटा का रास्ता कम हो जाएगा, 10 किलोमीटर नहीं, 10 घंटा का रास्ता कम हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है शेख हसीना, और ये कौन है, चलिए ठीक है, अब तो पहचान रहे सब लोग, तो तनिक बात है, तो अब प्रधानमंत्री को पहचान रहे हैं, तो चलिए अगला है बुकर पुरस्कार 2023। देखिए बुकर पुरस्कार जो है ना, ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और बुकर पुरस्कार के जो भी विजेता बने हैं, वो कौन बने हैं, बुकर पुरस्कार के विजेता पॉल लिंच बने हैं, कौन बने हैं, पॉल लिंच बने हैं। कहाँ के ये हैं, आयरलैंड के, कहाँ के ये, आयरलैंड के। और किस पुस्तक के लिए इसे दिया गया है, तो इसमें पुस्तक प्रोफेट सॉन्ग के लिए, किसे दिया गया है, प्रोफेट सॉन्ग के लिए दिया गया है। और इसमें किसका सॉन्ग है, तो पैगंबर का सॉन्ग है, ठीक है। पुरस्कार के रूप में इसे 50,000 पाउंड दिया जाता है, कितना दिया जाता है, 50,000 पाउंड। तो याद रखेंगे बुकर पुरस्कार किसे मिला है, पॉल लिंच को, किसे मिला है, पॉल लिंच। कहाँ का है ये, आयरलैंड का, कहाँ का है ये, आयरलैंड का। चलिए इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है एमी पुरस्कार 2023। एमी पुरस्कार 2023, देखिए ये जो दिया था एमी पुरस्कार, ये संगीत और फिल्म के क्षेत्र में, संगीत और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। पहले तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता था, अब इसे फिल्म से भी जोड़ दिया गया है। तो इसके विजेता जो बने हैं वो बने हैं वीरदास, कौन बने हैं, वीरदास बने हैं, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ क्यों मिला है इनको, तो वीरदास लैंडिंग जो है ना, ये जो वीरदास लैंडिंग है इसके लिए मिला है। और इसके साथ साथ किसे मिला है, एकता कपूर को, आप यहाँ पर देख सकते हैं, एकता कपूर को। और इसके साथ साथ ब्रिटेन की एक गर्ल्स है, उसको मिला है, डेरी गर्ल्स को, किसको मिला है, डेरी गर्ल्स को मिला है, ठीक है। तो 3 व्यक्ति को दिया गया एमी पुरस्कार, वीरदास को, एकता कपूर को और डेरी गर्ल्स को, ठीक है। इतना याद रखेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार 2023 मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो चीज़ें था, जो चीज़ लक्ष्य रखा गया था, इन सारे लक्ष्यों पर जो अव्वल राज रहा उसको जो है सो ये पुरस्कार मिला है। और आपको बताए थे आज़ादी के अमृत महोत्सव में क्या क्या लक्ष्य रखा गया था, ये आपको बताए हुए पहले से ही। तो प्रथम स्थान पर जो रहा ये कौन रहा, जम्मू कश्मीर रहा, कौन रहा, जम्मू कश्मीर रहा। और दूसरे स्थान पर कौन रहा, गुजरात, कौन रहा, गुजरात। इसके अलावा राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ मंत्रालय को भी ये पुरस्कार दिया गया। तो मंत्रालय के रूप में, मंत्रालय जैसे होता है रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सब होता है। तो इस मंत्रालय में सबसे पहला स्थान जो रहा विदेश मंत्रालय का, और ये पहला स्थान रहा। और दूसरा स्थान जो रहा है वो रक्षा मंत्रालय का रहा है। पहला स्थान विदेश मंत्रालय का और दूसरा स्थान जो रहा है रक्षा मंत्रालय का रहा है, ठीक है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट है फ्रांस का बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2023। फ्रांस का बैलोन डी'ओर पुरस्कार 2023। सबसे पहला नंबर यही पूछा जाएगा कि बैलोन डी'ओर पुरस्कार जो है किस क्षेत्रों में दिया जाता है, क्या बोलेंगे हम लोग, हाँ, फुटबॉल के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, फुटबॉल के क्षेत्र में, याद रखिएगा। बैलोन डी'ओर पुरस्कार जो दिया जाता है ये फुटबॉल
के क्षेत्र में दिया जाता है और ये कौन जारी करता है? फ्रांस के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए एक पुरुष विजेता होता है और एक महिला विजेता होता है। तो पुरुष, यहाँ पुरस्कार लिखा गया, पुरुष होगा, पुरुष विजेता जो है ना, ये कौन बना है? लियोनेल मेसी। कौन बना है? लियोनेल मेसी। कहाँ का है ये? अर्जेंटीना का। कहाँ है? अर्जेंटीना का है, याद रखिएगा। लेकिन ये अब जो खेल रहा है ना, ये किस टीम से खेल रहा है? अमेरिका का यामी टीम है ना, उससे ये खेल रहा है। ठीक है, अमेरिका का टीम बन गया है, अमेरिका का यामी टीम है, उससे खेल रहा है। लेकिन है ये कहाँ का रहने वाला? अर्जेंटीना का। उसके बाद महिला विजेता जो बनी है वो कौन बनी है? यही ताना बोनमाती। कौन बनी है? यही ताना बोनमाती। याद रखेंगे, यही ताना बोनमाती। ठीक है, ये कहाँ की है? स्पेन की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बोनमाती को, और ये कौन है? लियोनेल मेसी। ये मेसी है और ये बोनमाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए 72वीं मिस यूनिवर्स 2023। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023। मिस यूनिवर्स का मतलब क्या हो गया? ब्रह्मांड सुंदरी। मिस यूनिवर्स का मतलब ब्रह्मांड सुंदरी। विश्व सुंदरी अलग होता है, मिस वर्ल्ड बोलेंगे ना, मिस वर्ल्ड, तब हुआ विश्व सुंदरी। और मिस यूनिवर्स बोलेंगे तब क्या आ जाएगा? ब्रह्मांड सुंदरी। माने ये पृथ्वी, वायुमंडल, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्रपट्टी, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, पुंछल तारा, जितना भी है सब जगह से सबसे सुंदर, ऐसा बात है। तो उसमें जो शामिल हो गई है, कौन शामिल हो गई है? सेनिस पेलियोस। क्या नाम है? सेनिस पेलेसियोस। क्या नाम है? सेनिस पेलेसियोस। ये कहाँ की है? निकारागुआ की है। मिस यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 1952 से हुई थी। अच्छा देखिए, जो मिस यूनिवर्स बनी है 2023 में, तो उसको जो ताज पहनाती है, इससे पहले वाली जो होती है ना, वो ताज पहनाती है। तो कई बार हो सकता है कि सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए हाल ही में जो 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 बनी है, जिसका नाम पेलेसियोस है, इसको जो है सो किसने ताज पहनाया? तो याद रखेंगे पिछले वाली, तो पिछले वाली 2022 की जो विजेता थी वो कौन थी? बोनी गैब्रियल। कौन थी? बोनी गैब्रियल। याद रखिएगा, बोनी गैब्रियल थी। तो ये उसको ताज पहनाई। और 2021 में जो थी, 2021 में वो हरना संधू थी, ये भारत की थी, भारत के चंडीगढ़ की थी, याद रखिएगा। अब देखिए भारत की ओर से जो प्रतिनिधित्व कर रही थी, मतलब इस मिस यूनिवर्स में ना भारत की तरफ से भी हिस्सा ली थी, लेकिन वो यूनिवर्स नहीं बन पाई, ऐसा बात है। तो भारत की ओर से जो हिस्सा ली थी वे थे श्वेता शारदा। कौन थी? श्वेता शारदा थी। ठीक है, अब देखिए भारत की कौन कौन महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं अभी तक। तो याद रखेंगे भारत की जो विजेता है, जो अभी तक मिस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड सुंदरी बन चुकी है, तो सुष्मिता सेन, ये शब्द जानते होंगे सुष्मिता सेन को, ये 1994 में। तो भारत की ये पहली महिला थी, भारत की यह पहली महिला थी जो मिस यूनिवर्स बनी। क्या बनी? मिस यूनिवर्स बनी, ऐसा बात है। उसके बाद देखिए अगला है लारा दत्ता। लारा दत्ता ये 2000 में बनी है। कब बनी है? 2000 में। और हरना संधू 2021 में बनी है, याद रखिएगा। और अभी 2022 में फिर कौन बनी थी? 2022 में बोनी गैब्रियल बनी थी। और 2023 में अब कौन बनी है? पेलेसियोस। क्या नाम है? पेलेसियोस। पेलेसियोस। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ना निकारागुआ की पानी हुई है, ये क्या नाम है इसका? पेलेसियोस। क्या नाम है? पेलेसियोस। चलिए, निकारागुआ लिखा हुआ है। चलिए अगला है शांति का निशस्त्रीकरण का इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022। शांति निशस्त्रीकरण का इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022। मतलब देखिए इंदिरा गांधी को पता है कि मार दिया गया था। जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया था ना, तो निशस्त्रीकरण का मतलब हुआ कि हथियार का विरोध करना। ठीक है, हथियार का विरोध करना मतलब मार काट का विरोध करना। तो इसीलिए करके ये जो पुरस्कार इंदिरा गांधी पुरस्कार शांति निशस्त्रीकरण का दिया जाता है, इसलिए दिया जाता है जो भी मतलब इस तरह के हिंसा के मार्ग को रोकने के लिए जो भी लोग प्रयास करते हैं उसको, या कोई संस्था प्रयास करता है तो उसे इस तरह का दिया जाता है, या कोई मानव हित के लिए काम करता है तो उसके लिए ये दिया जाता है। तो इसका वितरण जो शुरू होता है, इसका वितरण जो होता है वो 19 नवंबर को होता है। कब होता है? 19 नवंबर को, क्योंकि 19 नवंबर को इंदिरा गांधी का जन्म दिवस है। इसी वजह से ये दिया जाता है 19 नवंबर को इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर। ठीक है, अब देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी 1986 को, 1986 को हुई थी, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी को मारा गया और फिर जाकर के 1986 में ये पुरस्कार वितरित किया जाने लगा। इसमें राशि जो दिया जाता है कितना दिया जाता है? 25 लाख।
राशि कितना दिया जाता है 25 लाख। अब इसके विजेता जो बने कौन बने देखिएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। कौन बना है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये संस्था को दिया गया। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन संस्था ये कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, तो कोई व्यक्ति लाने जाएगा ना, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो जो है सो इस पुरस्कार को प्राप्त किए। तो कई बार हो सकता है कि इसके अध्यक्ष पूछा जाए कि अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेंगे इसके अध्यक्ष जो कौन है, डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल। कौन है, डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल। क्या नाम याद रखेंगे, डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल, जो IMA के क्या है, अध्यक्ष। इसके अलावा एक और संस्था को दिया गया है, 2 संस्था को। तो एक और संस्था है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। किसे दिया गया है, ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और इसके अध्यक्ष जो है कौन है, डॉक्टर राय के जॉर्ज। क्या नाम है, डॉक्टर राय के जॉर्ज। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं शरद कुमार ये अग्रवाल है जो IMA के अध्यक्ष हैं, और ये जो है डॉक्टर के जॉर्ज हैं, डॉक्टर के जॉर्ज, याद रखिएगा। ठीक है साहब, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है भारत के 2 और शहर ग्वालियर एवं कोझिकोड को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। इससे पूर्व भारत का 6 शहर जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई एवं श्रीनगर शामिल था। तो जब भी यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी में शामिल किया जाता है भारत के किसी भी शहर को, तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। तो पूछा जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा भारत के किन 2 शहरों को 2023 में क्रिएटिव सिटी में जो है सो शामिल किया गया है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, तो 2 को, एक ग्वालियर को शामिल किया गया है और एक कोझिकोड को। ग्वालियर किस राज्य में है, ग्वालियर किस राज्य में है, वाह गजब का हाल है, गजब का। किधर है सर, इधर है सर, ये कौन मतलब हुआ है, लग रहा है मेरा घर का बगल में है ना, बोल रहा है, बताइए। हाँ लोग आदमी ठीक नहीं है, बताइए ना। भारत का ये सब शहर ग्वालियर वगैरह हो गया, इंदौर वगैरह हो गया, ये सब इतना इम्पोर्टेंट है, और फिर भी आपको याद नहीं है। बताए ना आप लोग के विद्वता देख करके ना हम लोग इतना खुश हैं ना कि मत पूछिए। हम तो बोल रहे हैं ना, बार बार बोलते हैं, अकबर के समय में आप लोग नहीं थे, बार बार बोल रहे हैं ना, तो अकबर आपको नवरत्न में शामिल करके रखता। तो इतना विद्वान है आप लोग, तो बताइए। तो याद रखिएगा ग्वालियर MP में पड़ता है, ठीक है, और कोझिकोड कहाँ पड़ता है, केरल में। और कोझिकोड का पुराना नाम क्या था, कालीकट। क्या नाम था, कालीकट। और इसी कालीकट बंदरगाह पर ही कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा, याद रखिएगा। ठीक है साहब, चलिए तो याद रखेंगे ग्वालियर और कोझिकोड। और इससे पहले जो 6 शहर क्रिएटिव सिटी में शामिल था उसका नाम है जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर। ठीक है, अब बात आई यूनेस्को की। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या होता है, देखिए, यूनाइटेड नेशनल एडुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है, पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। कहाँ पड़ता है, फ्रांस में। पेरिस की बात आई तो बताइए पेरिस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सीन नदी के किनारे। और याद रखिएगा कि पेरिस में ना एक शैंपेन नामक शराब भी बनता है। क्या बनता है, शैंपेन नामक एक शराब भी बनता है, और ये अंगूर से बनाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और इसके अलावा पेरिस को ना सूरा एवं सूरियों का देश कहा जाता है। सूरा एवं सूरियों का देश यानी सुंदरियों का देश कहा जाता है। ठीक है, पेरिस को याद रखिएगा। और बात आई यूनेस्को की, तो याद रखिएगा यूनेस्को की स्थापना जो हुआ था 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को। और पूछा जाए फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इमैनुअल मैक्रो जो है यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। ठीक है साहब, चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023। भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023। अब देखिए ये जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होता है ना, तो याद रखिएगा ये लगभग गोवा में ही होता है। और यहाँ से सवाल ये पूछा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ तो इसकी शुरुआत किस फिल्म से हुई, यानी उद्घाटन फिल्म कौन सा हुआ, समाप्त कौन फिल्म से हुआ। दूसरा बात पूछा जाता है कि कौन से फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये सब सवाल यहाँ से पूछा जाता है।
तो याद रखेंगे सबसे पहला नंबर 54वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ, कहाँ पर आयोजन हुआ है? गोवा में हुआ। कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उद्घाटन फिल्म कौन था? कैचिंग डस्ट। क्या नाम था इसका? कैचिंग डस्ट। और इसका निर्देशक कौन थे? स्टुअर्ट गेट। क्या नाम है? स्टुअर्ट गेट। इसके निर्देशक कौन थे? स्टुअर्ट गेट थे। इस बात को याद रखेंगे। तो उद्घाटन फिल्म कौन सा है? कैचिंग डस्ट। क्या है? कैचिंग डस्ट। समापन फिल्म जो है द फेदरवेट। क्या नाम है? द फेदरवेट। और इसका निर्देशक कौन है? रॉबर्ट कोलोडनी। क्या नाम है? रॉबर्ट कोलोडनी। क्या बोलेंगे? रॉबर्ट कोलोडनी। चलिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? एंडलेस बॉर्डर्स को। किसको? एंडलेस बॉर्डर। क्या बोलेंगे? एंडलेस बॉर्डर को घोषित किया गया। और इसके जो निर्देशक हैं वो है अब्बास अमीनी। क्या नाम है? अब्बास अमीनी। और ये कहाँ के हैं? ईरानी के हैं। कहाँ के हैं? ईरान के हैं। और आपको बताए थे एक अमीनी और थी, उसे कौन सा पुरस्कार मिला था? एक अमीनी और थी, कौन सा? यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार। सखारोव पुरस्कार मिला था। यह भी ईरान की थी ना। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए उसके बाद देखिए अगला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसे घोषित किया गया? तो याद रखेंगे स्टीफन कोमांडेरेव को। किसे? स्टीफन कोमांडेरेव को दिया गया था ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार। और किस फिल्म के लिए? ब्लागाज लेसेंस के लिए। किसके लिए? ब्लागाज लेसेंस के लिए। और ये कहाँ का था? तो ये बुल्गारिया का था। कहाँ का था? ये बुल्गारिया का था। चलिए उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया है? तो पुरिया रहमी सैम को। किसे? पुरिया को। किसे? पुरिया रहमी सैम को। और किस फिल्म के लिए? एंडलेस बॉर्डर। तो आप देखिए एंडलेस बॉर्डर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म भी घोषित किया गया था। और इसके जो निर्देशक थे, इसके अभिनेता को बेस्ट अभिनेता भी घोषित किया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री माने हीरोइन ऐसे बात है तो मेलेनी थियरी को। किसे? मेलेनी थियरी को। ठीक है। और किस फिल्म के लिए? पार्टी ऑफ फूल्स। पार्टी ऑफ फूल्स माने मूर्खों का पार्टी ऐसे बात है, पार्टी ऑफ फूल्स। ठीक है। और ये कहाँ की हीरोइन है? तो फ्रांस की है। कहाँ की है? फ्रांस की है। उसके बाद देखिए ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, इसमें एक और पुरस्कार दिया जाता है जिसे कहा जाता है ICFT यूनेस्को गांधी पदक। क्या बोलते हैं? गांधी पदक बोलते हैं। और ये जो दिया गया है किसे? एंथनी चेन को। किसे दिया गया है? एंथनी चेन को। और किस फिल्म के लिए दिया गया है? ड्रिफ्ट के लिए। किसके लिए? ड्रिफ्ट के लिए। और सिनेमा का विशेष सम्मान जो दिया गया है किसे दिया गया है? माधुरी दीक्षित को। किसे दिया गया है? माधुरी दीक्षित को। ठीक है। गधा कहता माधुरी दीक्षित अभी तक जिंदा है। वकलोल कहीं का। हाँ आ जाइए, आ जाइए। चलिए अगला देखिएगा कि नवंबर 2023 को भारत एवं यूएसए के बीच 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर तथा यूएसए के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एवं विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भाग लिए। अब समझिएगा, सबसे पहला नंबर ये सवाल पूछा जाएगा, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत किस देश के साथ 2+2 वार्ता किया? क्या बोलेंगे? यूएसए के साथ। पूछा जाएगा भारत और यूएसए के बीच 2+2 वार्ता कहाँ संपन्न हुआ? क्या बोलेंगे? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। इस बात को याद रखेंगे। और याद रखिएगा 2+2 वार्ता का मतलब ये हुआ कि भारत का विदेश मंत्री और प्लस रक्षा मंत्री। तो बताइए 2 गो हो गया कि नहीं हो गया? और इधर से भी हो जाएगा रक्षा मंत्री और क्या हो जाएगा? विदेश मंत्री। ये दोनों भाग लेता है, इसीलिए करके इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 2+2 वार्ता। क्या बोलते हैं? 2+2 वार्ता। ऐसा बात है, 2+2 वार्ता। समझ में आएगी नहीं है? तो याद रखेंगे इस बात को। अब देखिए इसमें आपको मेनली याद रखना है कि रक्षा मंत्री यूएसए के कौन है? तो क्या बोलेंगे? लॉयड ऑस्टिन। कौन है? लॉयड ऑस्टिन। और विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। कौन है? एंटनी ब्लिंकन। याद रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अपना रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, और ये जो है एस जयशंकर। और उसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो है ना, ये हो गया आपके लॉयड ऑस्टिन, और ये जो हो गए एंटनी ब्लिंकन। अब देखिएगा साहब, इसके अलावा 2+2 वार्ता यूएसए के अलावा हम और कई देशों के साथ करते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले किसके साथ हुआ था? ब्रिटेन के साथ हुआ 2+2 वार्ता। इसके साथ साथ हम लोग जापान के साथ करते हैं 2+2 वार्ता। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग करते हैं 2+2 वार्ता। इसके अलावा रूस के साथ हम लोग करते हैं +2 वार्ता।
ऐसा बात है, इतने देशों के साथ हम लोग क्या करते हैं 2+2 वार्ता करते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में हुआ और विदेश मंत्री का हुआ। कई बार सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि 2+2 वार्ता में निम्नलिखित में से कौन से मंत्री शामिल होते हैं? तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। क्लियर है ना? चलिए साहब आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं साहब। अब आगे है भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता नवंबर 2023 में कहाँ हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ, जिसमें राजनाथ सिंह एवं एस जयशंकर तथा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी बोंग, क्या नाम है? पेनी बोंग एवं रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस भाग लिए। कौन लिए? रिचर्ड मार्लिस। ठीक है, देखिए नवंबर में ही हुआ है, दिल्ली में ही हुआ है। ठीक है केवल आपको याद रख लेना है विदेश मंत्री जो था पेनी बोंग और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस, बस इतना ही याद रखना है, बाकी काम आपका हो जाएगा। चलिए साहब, चलिए अच्छा बात आई ऑस्ट्रेलिया की, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी केनवारा, याद रखिएगा केनवारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है। क्या जाता है? प्यासी भूमि। क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि की जमीन कहा जाता है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में 2 प्रमुख नदी है, एक का नाम है मर्रे और एक नदी का नाम है डार्लिंग नदी। क्या नाम है? मर्रे और डार्लिंग नदी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है साहब, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा देखिएगा ऑस्ट्रेलिया में कुछ हवाएं भी बहती है, जैसे कि आप देखिएगा ब्लैक फिल्डर, ब्लैक फिल्डर है ना। चलिए ये सब याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आपको पता है ग्रेट बैरियर रीफ होता है ना, ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया का सबसे बड़ा रीफ है। कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कहाँ पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पड़ता है। ठीक है साहब, ये सब बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े क्या? चलिए नेक्स्ट है, यूएनओ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कैलिड्स वर्ष घोषित किया है। कैलिड्स का अर्थ होता है ऊंट का बच्चा है, और कैमल लाखों गरीब लोगों का आजीविका है। इस महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कैमिल्स को वर्ष 2024 को कैमिल्स वर्ष घोषित किया गया। अब समझिएगा, कैमिल्स का मतलब जो होता है ना, ऊंट का बच्चा होता है। क्या होता है? ऊंट का बच्चा। और ये कैमल से बना है। कैमल का मतलब क्या होता है? ऊंट होता है। तो आप देखिए रेगिस्तान के क्षेत्रों में जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, जहाँ पानी तक उपस्थित नहीं होता है, तो वहाँ के गरीब लोगों के लिए जो ऊंट है ना, ये साधन बनता है उसके जीविका का। ये उसका पालन करता है, यातायात के साधन के रूप में उसका काम करता है, और इसका क्या होता है? गरीब लोगों का ये आजीविका के रूप में काम करता है। इसीलिए करके ऊंट के महत्व को, क्योंकि ऊंट के महत्व को लोग समझता नहीं है, इसीलिए करके ऊंट को महत्व को समझाने के लिए यूएनओ जो है ना 2024 में क्या कर दिया है? इस 2024 के वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैलिड्स वर्ष क्या कर दिया है? घोषित कर दिया है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो कई बार पूछा जा सकता है यूएनओ ने वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की या घोषणा किया? क्या बताएंगे हम लोग? चलिए अगला है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास 2023। अब देखिए मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है ना, ये कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। कहाँ हुआ है? पुणे में हुआ है। और ये किस प्रकार का ये युद्धाभ्यास है? तो थल सेना का। किसका है ये? थल सेना का। और किसके बीच हुआ? तो भारत प्लस श्रीलंका के बीच। भारत प्लस श्रीलंका के बीच। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए युद्धाभ्यास की बात आई, अगर आपको पूछा जाएगा बताइए कि संप्रति युद्धाभ्यास किस देश के साथ? क्या बोलेंगे? भारत प्लस बांग्लादेश। भारत प्लस बांग्लादेश के साथ। अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? मेघालय के उमरोई में। मेघालय के उमरोई में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा पूछा जाएगा हरिमाओ किसके साथ होता है? हरिमाओ क्या बोलेंगे? हरिमाओ पूछेगा तो भारत प्लस मलेशिया। कहाँ हुआ है ये भी मेघालय के उमरोई में हुआ है। इस बात को याद रखेंगे। अगर पूछा जाएगा मालाबार युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? मालाबार युद्धाभ्यास बताइए किसके साथ होता है? मालाबार युद्धाभ्यास पूछा जाएगा तो क्वाड देश के साथ। किसके साथ? क्वाड देश के साथ। क्वाड देश में कौन कौन शामिल है? यूएसए शामिल है, और जापान शामिल है, भारत शामिल है, और कौन शामिल है? ऑस्ट्रेलिया शामिल है। तो ये युद्धाभ्यास करता है मालाबार युद्धाभ्यास। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगर पूछा जाएगा गरुड़ युद्धाभ्यास किसके साथ होता है? अगर पूछा जाए वरुण किसके साथ होता है? अगर पूछा जाए मान लीजिए एक्स युद्धाभ्यास,
एक्स युद्ध शक्ति है ना, एक्स युद्ध शक्ति किसके साथ होता है तो क्या बोलेंगे, ये तीनों किसके साथ होता है, ये फ्रांस के साथ होता है। किसके साथ होता है, ये फ्रांस के साथ होता है। याद रखिएगा साहब, इस सब बात को याद रखना है, ठीक है। अगर पूछा जाए ब्रज प्रहार, ब्रज प्रहार किसके साथ होता है क्या बोलेंगे, यूएसए के साथ होता है। किसके साथ होता है, यूएसए के साथ होता है। अगर पूछा जाए संगम युद्धाभ्यास किसके साथ होता है तो यूएसए के साथ होता है। किसके साथ होता है, यूएसए के साथ होता है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सूर्य किरण किसके साथ होता है, सूर्य किरण बताइए किसके साथ होता है, भारत प्लस नेपाल के साथ, भारत प्लस नेपाल के साथ होता है, ठीक है साहब। ये सब बात को याद रखना है, ठीक है साहब। चलिए अगर पूछा जाए स्लैक्स, SLI स्लाइमैक्स, ये किसके साथ होता है तो क्या बोलेंगे, स्लाइमैक्स किसके साथ होता है तो श्रीलंका और इंडिया के साथ। किसके साथ होता है, श्रीलंका और इंडिया के साथ होता है। और मित्र शक्ति भी किसके साथ होता है, श्रीलंका और इंडिया के साथ होता है, ठीक है साहब। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़े क्या। आगे है भारतीय महिला टीम के पूर्व कप्तान डायना एदुलजी एवं वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में क्या कर दिया गया है, शामिल किया गया है। याद रखिएगा साहब, भारतीय महिला टीम के पूर्व कप्तान जिसका क्या नाम है डायना एदुलजी और वीरेंद्र सहवाग, दोनों को आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में क्या कर दिया गया है, शामिल किया गया है। इस बात को याद रखेंगे। और अभी तक भारत के कुल जो है सो 8 खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में क्या कर दिया गया है, शामिल किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही है डायना एदुलजी, जो भारतीय जो महिला टीम है ना उसकी ये पूर्व कप्तान हुआ करती थी। ऐसे मत मुंह देख करके नहीं हंसिए, ऐसे मत, ये भारतीय कप्तान हुआ करती थी महिला टीम का, ऐसे मत। और ये जो है वीरेंद्र सहवाग, सब लोग जानते हैं इनको। चलिए नेक्स्ट है मीराबाई के जन्म महोत्सव पर 23 नवंबर 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 रुपया का डाक टिकट और 525 रुपया का 525 रुपया का, क्योंकि इनका जो जन्म जयंती जो था ना 525वीं था, ऐसा बात, इसीलिए करके 525 रुपया का स्मारक सिक्का इन्होंने क्या किया, जारी किया। आप देख सकते हैं साहब को, देख रहे हैं यहाँ पर 5 रुपया का डाक टिकट और 525 रुपया का स्मारक सिक्का। स्मारक सिक्का जो होता है ना साहब, ये मार्केट में ना लीगल नहीं होता है, मार्केट में चलेगा नहीं। और 525 रुपया का है तो इसका मतलब ये नहीं समझिए कि आपको 525 रुपया में मिल जाएगा। ये नेट पर आप खोजना चाहिएगा ना तो आपको मिल सकता है ये, लेकिन इसका मूल्य 525 से नहीं होगा, इसका 20,000, 15,000, 10,000 भी हो सकता है। ये नहीं सोचिए 525 है तो 525 से लगेगा, सो बात नहीं है। लेकिन ये मार्केट में चलता नहीं है, समझिए एक तरह से धरोहर हुआ, ऐसे मत है। और ये जो बना होता है ना चांदी और तांबा वगैरह से मिलकर के, क्रोमियम वगैरह से मिलकर के बना होता है, मैक्सिमम इसमें चांदी होता है, ऐसे बात है। इतना पॉइंट्स हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए साहब नेक्स्ट, हाँ 37वें अंतर्राष्ट्रीय खेल 2023, देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है ये। और इसमें देखिएगा 37वें जो शुरुआत हुआ था शुरू कब 1928 से, लेकिन 37वें इसीलिए हो गया क्योंकि पहले तो शुरुआत में 2-2 साल पे होता था, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि ये टाइमिंग धीरे धीरे बढ़ता गया, किसी कारणवश बीच में नहीं होता था लंबे समय के लिए, इसी वजह से ये कौन सा नंबर का हो गया, 37वें नंबर का राष्ट्रीय खेल, ठीक है। तो राष्ट्रीय खेल 2023 याद रखिएगा। तो इसका आयोजन जो हुआ कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। कहाँ हुआ है, गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा गोवा का मुख्यमंत्री पूछा जाएगा कौन है तो क्या बोलेंगे, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत कौन है, यही है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बोले ना आप लोग तो थे नहीं उस समय, गड़बड़ा जा रहा है, देखिए तो चलिए शुरुआत, शुरुआत इसके कब हुआ था राष्ट्रीय खेल का, 1928 से। 1928 से सबसे पहली बार कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। अब देखिए इस बार जो 37वां हुआ है ना, इसमें प्रथम स्थान पे जो रहा है वो कौन रहा, महाराष्ट्र रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा है, महाराष्ट्र रहा। इस पॉइंट को ये ध्यान में रखेंगे। और इन्होंने महाराष्ट्र जो है ना 80 को गोल्ड जीता है, कितना जीता है, 80 को गोल्ड, और 69 को क्या जीता है, सिल्वर, और 79 को क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। और कुल मिलाकर कितना हो गया,
कुल मिलाकर के 228, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थान पर, द्वितीय स्थान पर जो रहा है वो सेना का टीम रहा है। उन्होंने कितना जीता है? 66 को गोल्ड जीता है, 27 को सिल्वर जीता है और 33 को ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर के 126 पदक जो है सो इन्होंने जीत करके सेकेंड स्थान पर रहा है। शायद करंट अफेयर इतना तक ही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट में बनेगा, अभी नहीं बन पाया था रात में।